यहां से करनी है शुरुआत। समनदीप जी कैसे हैं आप? योगेश स्वागत आपका, पूनम, अनिल, मीना आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुलदीप कैसे हैं आप? कविता जी स्वागत आपका, सुनीता पुनिया स्वागत आपका। तो चलिए करते हैं शुरुआत कक्षा 8 के इतिहास की। मुगल साम्राज्य, ये टॉपिक आपके रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में है कि मुगल साम्राज्य के बारे में बताएं, और राजस्थान के राजपूतों के साथ इनके जो संबंध थे उनकी भी आप जो है चर्चा करें। तो आइए करते हैं चर्चा इसकी। शहनाज बानो कैसे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून। प्रिया यादव जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए संधि कर ली थी? तो शाह आलम द्वितीय ने जो है वो अंग्रेजों से संधि की थी। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से जो है संधि की थी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इस सेशन की पीडीएफ और हर सेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से आप हर सेशन की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था औरंगजेब की धार्मिक, मुगल मराठा एवं मुगल राजपूत नीतियां। देखिए, मुगल साम्राज्य के अंदर जो औरंगजेब था, औरंगजेब का जो शासन काल है, अगर उसको आप ध्यान से पढ़ते हो तो देखोगे कि औरंगजेब के शासन काल में जो है वो मुगल साम्राज्य का जो संबंध था राजपूतों के साथ और बाकी शासकों के साथ, वो बहुत ज्यादा जो है खराब होता गया। चूंकि मुगल शासक औरंगजेब जो था एक कट्टर मुस्लिम था, और अपने कट्टरता के कारण इसने बाकी धर्म के लोगों के साथ दूरियां बनाई, और इसी कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन जो है वो धीरे धीरे होना शुरू हो गया। किसने मुगल सत्ता के खिलाफ स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हुए सिक्के भी चलवाए थे? तो बंदा बहादुर नामक एक शासक था, जिसने अपने आप को मुगलों से जो है वो स्वतंत्र मानते हुए और अपने खुद के जो है वो सिक्के क्या किए थे? प्रचलित करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने की थी। और मराठा शक्ति का विकास किसके काल में हुआ? पेशवा बाजीराव के काल में। जाट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बदंग सिंह ने की थी भरतपुर से। और जाटों की शक्ति का विकास किसके काल में हुआ? महाराजा सूरजमल, ये भी भरतपुर के ही थे और भरतपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान ने की थी बंगाल की स्थापना। और मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किस राजपूत शासक ने 1734 में हुरडा सम्मेलन, अच्छा क्वेश्चन है ये, 1734 में हुरडा सम्मेलन आयोजित करवाया था? तो ये थे सवाई जयसिंह। और मुगलों से जोधपुर किसने छीन लिया था? अजीत सिंह ने जो है वो मुगलों से जोधपुर छीन लिया था। अब आप कहोगे सर मुगलों से जोधपुर कैसे छीना जा सकता है? एक दौर ऐसा आया था जसवंत सिंह के बाद कि मुगलों ने जो है वो क्या करा था? मुगलों ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था, और इनके बाद अजीत सिंह जो है वो दुर्गादास राठौड़ की सहायता से मुगलों के आधिपत्य से जोधपुर को जो है मुक्त करवाते हैं, और फिर से जो है जोधपुर के शासक बनते हैं और जोधपुर को क्या करवाते हैं? आजाद करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जयपुर में हवा महल किसने बनवाया? तो प्रताप सिंह ने। और गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? तो प्रताप सिंह के दरबार में रहा करते थे। मराठों द्वारा शासकों से लिया जाने वाला जो कर होता था वो चौथ कहलाता था, जबकि मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर जो है वो सरदेश मुखी कहलाता था। याद रखिएगा, चौथ जो है वो अन्य शासकों से, जो कि इसमें नहीं है, मराठा साम्राज्य में नहीं है, अन्य शासकों से चौथ वसूला जाता था। और जो मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं या मराठों के अधीन हो जाते हैं, मराठों को अपना शासक मान लेते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि मराठा साम्राज्य में जो मिल जाते हैं, उनसे कौन सा कर वसूला जाता है? सरदेश मुखी। तो राजस्थान में कुछ रियासतें ऐसी थी जहां से चौथ वसूला जाता था, जिन्होंने अभी मराठों का क्या नहीं माना था? अधीनता नहीं मानी थी, और जिन्होंने मराठों के साथ संधि कर ली थी उनसे सरदेश मुखी जो है वसूला जाता था। राजस्थान के किस शासक ने यशवंत राय होलकर की सहायता की थी? तो भरतपुर के नरेश थे रणजीत सिंह, इन्होंने जो है सहायता की थी। नेक्स्ट देखिएगा,
1857 का स्वतंत्रता संग्राम, चैप्टर नंबर 18। आप अगर मुख्य परीक्षा L1 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये टॉपिक पढ़ना है, अगर आप L2 की तैयारी करनी है तब भी आपको ये टॉपिक पढ़ना है। दोनों में ही ये टॉपिक जो है वो आपके रहने वाला है। कैसे हैं रणजीत, लाधुराम कैसे हैं आप, जितेंद्र शेखावत जी स्वागत आपका, इंदु, ममता आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं कालू कटरा कैसे हैं आप, बहुत बहुत स्वागत आपका। अभिषेक राज स्वागत आपका, मीना जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप। एंड इंदु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नेक्स्ट देखिएगा चैप्टर नंबर 18 का पहला क्वेश्चन कि अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ी व देशव्यापी क्रांति कब हुई, 1857 में हुई। और गोद निषेध नीति किसने बनाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने, जिस नीति के तहत कोई शासक अगर ऐसा शासक है जिसके पुत्र नहीं है ना, क्या नहीं है, जिसके कोई भी संतान नहीं है, कोई भी पुत्र नहीं है, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका जो शासन होता था उसकी मृत्यु के बाद वो किस में मिल जाता था, अंग्रेजी साम्राज्य में मिल जाता था। मान लीजिए कि वर्तमान सरकार ये कह दे कि अगर कोई ऐसा परिवार है जिसमें कोई भी लड़का नहीं है ना, जिसमें किसी लड़के ने जन्म नहीं लिया है, तो उस परिवार के मुख्य सदस्य की मृत्यु के बाद, और उसकी जो संपत्ति है वो सरकारी संपत्ति हो जाएगी, यानी वो सरकार की संपत्ति जो है वो घोषित कर दी जाएगी। अगर ऐसा कह दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, गोद निषेध प्रथा जो है वो कहते हैं। और गोद निषेध प्रथा के तहत ये था कि आप किसी को गोद नहीं ले सकते हैं, यानी आप किसी को क्या नहीं ले सकते हैं, गोद नहीं ले सकते हैं। और आपकी जो संपत्ति है वो कैसी संपत्ति मान ली जाएगी, सरकारी या ब्रिटिश साम्राज्य की संपत्ति जो है मान ली जाएगी। क्रांति के काल में किन साहित्यकारों ने देशभक्ति की अलख जगाने का कार्य किया, तो बांकीदास जोधपुर के, सूरजमल मिश्रण बूंदी के, बाहरट जैसलमेर के, इन्होंने जो है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए इस प्रकार के जो है साहित्य लिखे जिससे देशभक्ति उत्पन्न हो, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अंग्रेजों की छावनियां लूटने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो जवाहर सिंह और डूंग सिंह थे। ये सिक्कर के पाटोदा गांव के थे, ठीक है, सिक्कर जिले के थे ये जवाहर सिंह और डूंग सिंह। हालांकि पहले ये क्या थे, अंग्रेज सेना में थे, लेकिन वहां जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज किस प्रकार से भारतीय लोगों पर जो है अत्याचार करते हैं, तो बड़े ये दुखी हुए, और दुखी होकर इन्होंने जो है अपनी अंग्रेजी सेना की नौकरी छोड़ी। और छोड़ने के बाद इन्होंने जो है वो अंग्रेजों को, और जो अंग्रेजों का साथ देने वाले बड़े साहूकार होते थे, सेठ साहूकार या जमींदार होते थे, जो क्या करते थे, अंग्रेजों का साथ देते थे। और क्या कह रही हो कांता, आंतरिक प्रवाह 60% कैसे हो सकता है, ये बताओ आप मुझे। आंतरिक प्रवाह बता रही हो आप। अभी हमने 11 बजे जो क्लास की है उसमें हमने पढ़ा कि राजस्थान की जो नदियां हैं वो 3 भागों में डिवाइड की हमने। कुछ नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में जल लेके जाती है, कुछ नदियां ऐसी है जो अरब सागर में जल लेके जाती है, और कुछ नदियां ऐसी है जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। तो टोटल जो नदियां हैं हमारी, उसका 17% अरब सागर में जाता है, 60% बंगाल की खाड़ी में जाता है, और 23 बच गया कितना, 23% जो है वो क्या है, आंतरिक प्रवाह का है। आप गूगल पे चेक क्या करूं, आप मुझे बुक में कहां लिखा हुआ है भेज दीजिए ना, कि सर ये बुक में हमने पढ़ा है और ये इसका स्क्रीनशॉट रहा है और ये लो हम आपको भेज देते हैं। आप बुक को बताएं मुझे कि इस बुक में लिखा है, हमने इस बुक से पढ़ा है, ना कि गूगल पे सर्च करके डाले। गूगल कोई खुद नहीं लिखता है, गूगल की जो जानकारी होती है वो 100% ऑथेंटिक नहीं होती है।
वहां पर लिखने वाले आप जैसे और मेरे जैसे ही लोग होते हैं, तो वो किसी और संदर्भ में बता रहा है। हाँ, अगर आप ये कहो कि राजस्थान में जो सिंचाई होती है वो आंतरिक जल पद्धति से होती है 60%, तो भी बात बने। लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लो, बुक में पढ़ लो, बुक में पढ़ के बता दो मुझे, कोई बात नहीं है, व्हाट्सअप कर देना आप। बिल्कुल आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं मुझसे गलती होगी तो मैं फिर से चेक कर लूंगा। और लो, ठीक है, अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। अगर मुझसे मैं भी चेक कर लूंगा, आप भी चेक कर लेना, बुक से चेक कर लेना, और बुक में आप देख लेना कहीं पर भी 23% लिखा है क्या। और आप जो सर्च करते हो ना, वो सर्च करने का तरीका गलत है। आप ये लिखिए कि राजस्थान की कुल, हाँ, बुक में सही लिखा होता है, गूगल का सही नहीं कह सकते हम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, किस रियासत ने जवाहर जवाहर जी को शरण दी थी? तो बीकानेर ने दी थी। और 1857 की क्रांति की योजना किसने बनाई थी? नाना साहब पेशवा तथा उनके सहयोगी अजीमुल्ला ने। किसने? नाना साहब तथा उनके सहयोगी अजीमुल्ला तथा रंगोजी बापू ने क्रांति के लिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति की जो योजना बनाई थी वो नाना साहब पेशवा। और 1857 की क्रांति को सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम कहने वाले जो थे वो कौन थे? कमेंट में लिख के बताओ आप कि राजस्थान की 1857 की, या सॉरी, भारत की 1857 की क्रांति को पहला स्वाधीनता संग्राम किसने कहा था? एक ही भारतीय था जिसने इसको स्वाधीनता संग्राम कहा, बाकी सब लोगों ने इसको जो है क्या कहा? विद्रोह कहा। देखो, विद्रोह और आंदोलन, विद्रोह और एक स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो ये जो था 1857 की क्रांति, ये पूरी सोची समझी जो है योजना थी अंग्रेजों से मुक्ति प्राप्त करने की, जिसमें नाना साहब पेशवा और उनके सहयोगी थे अंजीमुल्ला खान और रंगोजी बापू ने योजना बनाई। क्रांति के लिए कौन सा दिन तय किया गया था? 31 मई 1857। क्रांति का प्रतीक चिन्ह बनाया गया कमल का फूल और रोटी। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया नाना साहब तथा तात्या टोपे ने। नेक्स्ट देखिए, अवध में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। और झांसी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। बिहार में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बाबू कुंवर सिंह ने। असम में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दीवान मनीराम व द्रपश्वर ने, दंपश्वर ने। उड़ीसा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही ने। और क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। याद रखना, क्रांति कैसे कैनिंग, तो क्रांति के समय कौन था? कैनिंग था। याद रखना, क्रांति के समय कौन था? कैनिंग था। और बहुत अच्छा उत्तर बताया है आपने कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले भारतीय इतिहास के एकमात्र इतिहासकार वीर सावरकर, जिन्होंने भारतीय इतिहास में ये बात मानी और ये लोगों को भी मनवाने का प्रयत्न किया, बताया लोगों को कि 1857 की जो क्रांति है वो क्या है? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, ना कि कोई विद्रोह है। पीडीएफ डाल दो, किसकी पीडीएफ डलाना चाहते हो? सब पीडीएफ डाली जा रही है जिस टॉपिक का पूरा हो गया। कॉपी पेस्ट कमेंट करोगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा भैया। कॉपी पेस्ट कमेंट मत करो। पीडीएफ, हर सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। जो टॉपिक पूरा हो जाएगा उसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम पे जुड़े रहो, पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद से हुई 28 मई को। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहां लगाया गया था? एरिनपुरा के अंदर। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरिनपुरा के सैनिकों की भेंट किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह से हुई थी? खेरवा नामक स्थान से हुई थी। अच्छे क्वेश्चन है ये। और कुशाल सिंह कहां के ठाकुर थे? आउवा के ठाकुर थे। और कुशाल सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने जोधपुर की सेना को हराया था? तो बिठोड़ा। इसीलिए इस युद्ध को बिठोड़ा का युद्ध जो है कहा जाता
है। नेक्स्ट देखिएगा, किस अंग्रेज जनरल का सर आउवा के किले पे लटका दिया गया था? मैकमोशन का सर काट के आउवा के किले पे जो है वो लटका दिया गया था। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, अगर आप सही टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो पीडीएफ मिलेगी, और सही टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। किस अंग्रेज जनरल का सर काटकर कोटा की सड़कों पर घुमाया गया था? तो मेजर बर्टन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेजर बर्टन और मैकमोशन याद रखना दोनों। कोटा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खां ने। और राजपुताने का कौन सा शासक अपनी सेना राज्य से बाहर क्रांतिकारियों के विरुद्ध लेकर गया था? तो बीकानेर के शासक थे जिन्होंने अपनी सेना को अपने राज्य से बाहर अंग्रेजों की सहायता के लिए जो है वो भेजा था। यानी बीकानेर के जो शासक रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है वो अंग्रेजों के सहयोगी रहे हैं, है ना। जैसे जयपुर के शासक मुगलों के सबसे ज्यादा सहयोगी रहे। टेलीग्राम नहीं है तो फिर कहां डालूं बताओ? टेलीग्राम पे तो ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होगे तो पीडीएफ कैसे मिलेगी? नेक्स्ट देखिएगा, किसे राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है? दूसरा, अमरचंद बाठिया को। पहला भामाशाह किसे कहा जाता है? पहला भामाशाह तो भामाशाह को ही कहा जाता है ना। पहला भामाशाह तो भामाशाह को ही कहा जाता है जिसने महाराणा प्रताप को क्या दिया था? अपना संपूर्ण धन जो है वो दिया था। लेकिन 1857 की क्रांति में अमरचंद बाठिया जो कि बीकानेर के थे और कोलकाता में ये व्यापारी थे, उन्होंने तात्या टोपे को अपना बहुत सारा धन यानी अपनी सारी संपत्ति दे दी कि ये लो तात्या टोपे जी, आप सेना बनाओ, हथियार खरीदो और अंग्रेजों से युद्ध करो। और अंग्रेज इनसे इतने नाराज हुए किससे? अमरचंद बाठिया से, कि इनको फांसी पे लटका दिया गया था। इनको फांसी पे लटका दिया गया था। सबसे कम आयु में शहीद होने वाले राजस्थान के क्रांतिकारी थे अमरचंद बाठिया। कौन थे? अमरचंद बाठिया। याद रखना, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये मोस्ट भी क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, आउवा की कुल देवी कौन है? सुंगाली माता। इन्हें क्रांति की देवी भी कहा जाता है। किस देवी की प्रतिमा के 10 सिर और 54 हाथ है? सुंगाली माता के ही हैं। और क्रांति के बाद किन्हें सबसे अधिक अंग्रेज प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? सामंतों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने भारतीयों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस के गठन की मंजूरी दी थी? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने जो है वो भारतीयों की आवाज उठा। देखो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों में जो शासन की नीति थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अंग्रेज जान चुके थे कि अगर भारतीय लोग जाग गए, अगर भारतीय लोगों में एकता आ गई तो हमें ये भागने का मौका भी नहीं देंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारतीय लोगों को थोड़ा पीछे करके और कुछ ऐसा करें कि एक पार्टी बना दे, और उस पार्टी का काम होगा आंदोलन करना और नेतृत्व करना। देखो, एक भीड़ होती है ना, और भीड़ का कोई नाम नहीं होता। अंग्रेज जानते थे कि 1857 की क्रांति में कोई नेता नहीं था, और नेता नहीं था तो हालांकि नेता नहीं होने के कारण क्रांति सफल नहीं हो पाई, लेकिन क्रांति खतरनाक बहुत ज्यादा थी। तो भारतीय लोगों के अंदर जो गुस्सा है, भारतीय लोगों के अंदर जो गुस्सा है उसको बाहर निकालने के लिए, उस प्रेशर को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पार्टी चाहिए। और अंग्रेजों ने अपनी इच्छा से क्या गठित करवाई? कांग्रेस की स्थापना करवाई। और आप देखोगे कि कांग्रेस की स्थापना में अंग्रेजों का सबसे बड़ा योगदान था। और शुरुआती दौर जो था कांग्रेस का, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 से लेकर और 1900 तक का जो दौर था, शुरुआती जो 15 साल का दौर था, वो कांग्रेस का कैसा था? अंग्रेजों के एक तरीके से प्रतिनिधि के रूप में ही था। कौन
कांग्रेस का 15 साल का जो दौर था वो कांग्रेस का दौर था अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में, यानी भारतीय लोग कोई बड़ा आंदोलन ना कर सके इसके लिए कांग्रेस क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी। हालांकि कांग्रेस ने इसके पीछे जो भारतीय लोगों के अंदर जो है शिक्षा का प्रसार किया, बाकी अच्छे काम भी किए, लेकिन शुरुआती दौर ऐसा ही था। यानी कांग्रेस की जो स्थापना थी वो अंग्रेजों के लिए थी, अंग्रेजों के स्वार्थ में थी, अंग्रेजों के हित में थी। बाद में गांधी जी के आने के बाद और युवा लोगों के आने के बाद कांग्रेस का जो है रुख पलटा और स्थितियां बदली, और बाकी जब क्रांतिकारी पैदा हो गए, बाकी बहुत सारे जब क्रांतिकारी आए, भगत सिंह आए और बहुत सारे अनेकों अनेक क्रांतिकारी जब आए, तब जाके कांग्रेस ने भी जो है स्वराज की बात कही। पहले तो कांग्रेस ने कभी स्वराज की मांग भी नहीं की थी, वो तो स्वराज चाहते भी नहीं थे, है ना। तो बहुत सारा इतिहास है, इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी हम अपने बिंदु पर ही रहते हैं। इस पे आगे चर्चा करेंगे जब थर्ड ग्रेड मास्टर लग जाएंगे और आगे अपना विश्लेषण करेंगे। तब किसने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह साबित किया? विद्रोह तो वीर सावरकर ने जो है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह साबित किया, जिसने किसने किया था? भारतीयों ने किया था। नेक्स्ट चैप्टर आता है आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन व समाज सुधार। आधुनिक भारत कब से माना जाता है? आधुनिक भारत जो है वो माना जाता है आपका 1885 के बाद का जो भारत है वो मॉडर्न भारत ही है। तो किस प्रकार से जो है वो, हाँ, A.O. ह्यूम ने की थी। टेलीग्राम पे पीडीएफ हम हर सेशन की डाल रहे हैं और टेलीग्राम पर कम से कम 2 से 3 हजार पीडीएफ डली हुई है। आप ये कह रहे हो कि पीडीएफ है नहीं, और मैं कह रहा हूं कि 2 से 3 हजार पीडीएफ डली हुई है। आप अच्छे से ढूंढोगे, मिलेगी, हम और डाल देंगे पीडीएफ, दोबारा डाल देंगे। थोड़ा ठंडा करके खाओ लालचंद यार, इतनी क्या ताकत हो रही है। मारवाड़ी में गए तो ठंडा, थोड़ा धैर्य रखो। हम कह रहे हैं कि पीडीएफ है वहां पर, आपको नहीं मिल रही है, हम और डाल देंगे, दोबारा से डाल देंगे। अभी 1 मिनट में सेशन को बंद करके डालें क्या, ये बताओ आप? सेशन को बंद करके डालने पहले, पीडीएफ डालने पहले, पीडीएफ डली हुई है वहां पर, और डाल देंगे। कह रहे हैं आपको नहीं मिल रही है तो दोबारा से डाल देंगे। सती प्रथा के खिलाफ मुहिम किसने छेड़ी थी? तो कलकत्ता के राजा थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म सभा के नाम बदल कर क्या रखा गया था? ब्रह्म समाज रखा गया था। ये क्वेश्चन अच्छा है। 4 नंबर, सती प्रथा के खिलाफ कानून कब पारित किया गया था? 1829 में। विधवा पुनर्विवाह का प्रबल समर्थन किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि हमें विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना चाहिए, विधवा विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि आपने अगर मूवी देखी है प्रेम रोग, आजकल की जो मूवियां बनती है वो तो बिल्कुल बेकार बनती है, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन आप पुरानी मूवी देखो 90 के दौर की, 80 की दौर की, तो उसी में एक मूवी थी प्रेम रोग नाम से, और उस मूवी को आप देखोगे तो आपको वास्तव में बताया जाएगा, वास्तव में आपको स्थिति दर्शाई गई है, और बहुत ही प्यारे तरीके से, यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है उस मूवी के अंदर महिलाओं की समाज में क्या स्थिति है और विधवा महिला की क्या स्थिति होती है। जब कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसके साथ कितनी ज्यादा परेशानियां जो है वो जुड़ जाती है। आप कभी रीड के बाद या कभी भी आपको मौका मिले, अगर आपने नहीं देखी है वो मूवी तो जरूर देखिएगा यूट्यूब पे जाके, है ना। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब लागू हुआ? 1856 में लागू हुआ, और ये जो था वो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण भी बना। विधवा पुनर्विवाह एक्ट। सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने किस पुस्तक की रचना की? गुलामगिरी की। और ज्योतिबा फूले ने किस कुरीति के खिलाफ जन चेतना फैलाने का काम किया? जातिगत भेदभाव के लिए। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना या कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो सैयद अहमद खां जो थे वो थे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक। मुसलमानों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का श्रेय जाता है सैयद अहमद खां को। और साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किसने किया था?
सैयद अहमद खान है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। और स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें क्या नाम दिया? इनको नाम दिया था विविदिशानंद। रामकृष्ण परमहंस को क्या नाम दिया? रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को नाम दिया विविदिशानंद। और खेतड़ी के महाराजा, राजस्थान खेतड़ी, सीकर जिले में खेतड़ी के झुंझुनू में खेतड़ी है। खेतड़ी के महाराजा ने विविदिशानंद को किस नाम से संबोधित किया? इन्होंने विवेकानंद इनको जो है वो कहा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने। और बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट ने। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में। और शंभ सभा का गठन किसने किया? गोविंद गुरु ने। सुरजी भगत अर्थात सूरजमल दास ने किस में जन चेतना फैलाने का कार्य किया? जनजाति वर्ग में। और बूंदी में सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1822 में। और कोटा में कन्यावध पर रोक कब लगाई? 1834 में। और जोधपुर में त्याग प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1841 में। ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे मोस्ट क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। बार बार आप पुराने एग्जाम उठा के देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। जयपुर में मानव व्यापार पर रोक कब लगाई गई? 1847 में मानव व्यापार पर रोक लगाई गई। जयपुर में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1853 में। राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कब हुआ? 1889 में अजमेर में। राजस्थान में किन के प्रयास से बाल विवाह के खिलाफ 1929 में शारदा एक्ट बना? तो अजमेर में हरविलास शारदा के प्रयास से। अलवर में किसने अपने घर के मंदिर के दरवाजे हरिजनों के लिए खोले थे? पंडित हरिनारायण शर्मा ने खोले थे। 4 बजे शिक्षण विधियों की क्लास शुरू कर रहे हैं आज से ही। 4 बजे आज से ही शिक्षण विधियों की क्लास शुरू कर रहे हैं, तो 4 बजे जरूर आइएगा एसएसटी की शिक्षण विधियों को पढ़ने के लिए। एसएसटी की शिक्षण विधियों को पढ़ने के लिए 4 बजे जो है निश्चित तौर पर आइएगा और नोट्स बनाएंगे, इसलिए रजिस्टर लेके आइएगा। यानी रजिस्टर में नोट्स बना के हम जो है पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। एक देश पर दूसरे देश का सैन्य अधिकार क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। जब कोई एक देश किसी दूसरे देश पर सैनिक तौर पर अधिकार कर लेता है तो यह क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। और अंग्रेजों का हम लंदन के क्या थे? भारत लंदन का उपनिवेश था। किस पुर्तगाली ने भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा? वास्को डी गामा ने। 1717 में किस मुगल बादशाह ने 3000 रुपए वार्षिक के बदले पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी थी, दी थी? फर्रुखियत ने। मात्र 3000 रुपए, हालांकि आज के दृष्टिकोण में 3000 रुपए उस दृष्टिकोण के 3 करोड़ रुपए के बराबर थे। कितने रुपए के बराबर है? ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए के बराबर है। उस समय 3000 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, तो 3000 रुपए वार्षिक टैक्स देकर आप पूरे भारत में क्या कर सकते हो? पूरे भारत में व्यापार कर सकते हो। ऐसा आदेश दिया था मुगल बादशाह फर्रुखियत ने। भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किन जहाजों का प्रयोग किया गया? ईस्ट इंडिया मैन का। और अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले संपत्ति निकासी का विरोध किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? इंग्लैंड से। ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन की बात करते हैं। भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। और ब्रिटिश काल में भारत कितने प्रांतों में विभक्त था? भारत 11 प्रांतों में विभक्त था। किस कमीशन की रिपोर्ट पर ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन में भारतीय सैनिकों का अनुपात घटाया गया था? पील कमीशन। याद रखना, पूछा जा सकता है।
पील कमीशन का संबंध किससे है? तो पील कमीशन ने 1857 की क्रांति के बाद यह कमीशन का गठन किया गया और इसने अपने रिपोर्ट में लिखा कि हमें जो हमारी सेना है उसमें भारतीय सैनिकों की संख्या घटा देनी चाहिए और जो ऊंचे पद है उन पर भारतीय सैनिकों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, भारतीय सैनिकों को नहीं रखना चाहिए। आज मनोविज्ञान की क्लास नहीं हुई थी। एक्चुअली मनोविज्ञान का टाइम ऐसा है 12 बजे कि उस टाइम कोई ना कोई मुझे काम आ जाता है या कभी नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे, टाइम को थोड़ा आगे पीछे करके, और उस क्लास को भी कल से जो है शुरू करेंगे। भारत में नरम दल को संतुष्ट करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1861 कहा जाता है। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? 1909 के भारत परिषद अधिनियम को। और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? मार्ले और मिंटो को कहा जाता है। किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना हुई? 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत। और किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया? 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को 1854 के। और सरकार की शक्तियों को अलग अलग भागों में बांट देना क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। और राजपुताने की किस रियासत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू थी? बीकानेर में। और एक ऐसे विषयों की सूची जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची जो है वो कहलाती है। राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। आपके L1 में भी है, L2 में भी है और ग्रेड 2 में भी है। पीडीएफ अभी डाल देंगे, जैसे ही सेशन एंड होगा पूरे क्लास 8 की, क्लास 6 की और क्लास 7 की तीनों की पीडीएफ इस क्लास के एंड में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। क्लास 6th 7th 8th तीनों की पीडीएफ, हालांकि मैंने 6 7 की पहले डाल दी है, लेकिन फिर एक बार दोबारा डाल देंगे। क्लास 6 7 8 तीनों की पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम पे जो है मिल जाएगी क्लास एंड होने के बाद। कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां हुई? 1885 में मुंबई में गोवालिया तालाब इलाके में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने अंग्रेज विरोधी असंतोष को वैधानिक रूप देने के लिए किस संस्था का गठन किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया। कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, या उस टाइम उसे बंबई कहा जाता था, हुआ। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन अध्यक्ष किसे बनाया गया? व्योम चंद्र बनर्जी पहले इसके क्या बने? अध्यक्ष बने। कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी कौन था? A.O. ह्यूम। और बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अखबारों में कौन से लेख लिखे हैं? तो मराठा और केसरी नामक लेख लिखे हैं। और उग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। उग्रवाद क्या है? उग्र यानी उग्र विचार रखने वाले। कांग्रेस जो थी, कांग्रेस के ही सदस्य थे बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस थी नम हाथ जोड़ने वाले, और बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल, लाल बाल पाल, इन तीनों का मानना था कि हम चूंकि अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं अपने देश में, तो हमें हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमें उग्र जो है वो क्या करना पड़ेगा? अपनी बात को उग्रता से जो है कहना पड़ेगा। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा संचालित किया गया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भंग यानी बंगाल भंग कब किया गया? 1905 में। कांग्रेस का जो पक्ष अंग्रेजी पढ़ाई के अलावा हड़ताल, आंदोलन व आर्थिक बहिष्कार का मार्ग अपनाना चाहता है, किस नाम से प्रसिद्ध था? गरम दल। लाल बाल पाल से कौन प्रसिद्ध थे? पंजाब के लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा रोलेट एक्ट कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1919 में जो है रोलेट एक्ट जो है वो लागू किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके नेतृत्व में हुआ? जनरल डायर ने आदेश दिया। जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? मोहनदास करमचंद गांधी ने 1920 में। और चौरी चौरा कांड हुआ 4 फरवरी 1922 में।
साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 मुंबई। साइमन कमीशन का लाहौर विरोध किसके नेतृत्व में हुआ? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की हत्या किसकी लाठियों से हुई? सॉन्डर्स। और सॉन्डर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह और उनके साथियों ने। भगत सिंह और उनके दो साथियों राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए? 27 फरवरी 1931। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 1930। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जो है जाना जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। अमर शहीद हेमू कालानी को फांसी कब हुई? 21 जनवरी 1943। और विनायक दामोदर सावरकर की रचना थी स्वतंत्र समर, है ना। इसी पुस्तक में इन्होंने कहा कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। सावरकर किस जहाज से अंग्रेजों को चकमा देकर भागे थे? मारिया नामक जहाज थी अंग्रेजों की, जिसपे इनको कैद कर रखा था। और किस स्वतंत्रता सेनानी को 2 आजन्म, यानी इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा कभी कहीं पर भी नहीं पढ़ा गया है, ना ही कहीं पर लिखा गया है कि किसी व्यक्ति को 2 जन्मों की सजा दी जाए। 2 जन्मों की। अगले जन्म का वैसे तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन यह इतिहास में दर्ज है कि वीर सावरकर को अंग्रेजों ने 2 जन्मों की सजा दी थी कि तुम्हें 2 जन्म, ये पूरा जन्म प्लस अगला जन्म भी तुम्हें कारावास में रहना पड़ेगा। किसमें रहना पड़ेगा? कारावास में रहना पड़ेगा। तो ऐसे विश्व के एकमात्र क्रांतिकारी, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो 2 जन्मों के कारावास की सजा भुगते हैं। अंडमान व निकोबार जेल भेजा गया विनायक दामोदर सावरकर को। नेक्स्ट देखिए, 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु हुई 18 अगस्त 1945। अंग्रेजों ने देश का विभाजन कब किया? 1947 14 अगस्त को। और बिजोलिया किसानों को कितने प्रकार के कर देने पड़ते थे? 84। और बिजोलिया में सर्वप्रथम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? साधु सीताराम दास के। प्रतापगढ़ में हरिजन सेवा समिति का गठन किसने किया? अमृतलाल ने। वृद्धमान विद्यालय की स्थापना की अर्जुन लाल सेठी ने। केसरी सिंह बाठ का जन्म हुआ देवपुरा भिलवाड़ा में। और चेतावनी रचुंगटिया किसने लिखा? केसरी सिंह बाठ ने। तुम कहते हो मेरी माँ मेरे लिए रोती है, पर मैं दूसरी सैकड़ों माओं को रोने का कारण कैसे बन जाऊं। जब प्रताप सिंह बाठ जेल में बंद थे तो अंग्रेजों ने इनको बहुत पीटा, बहुत मारा, लेकिन इन्होंने अपने साथी क्रांतिकारियों का नाम नहीं बताया। तो अंग्रेजों ने इनको इमोशनली ब्लैकमेल करने का सोचा कि प्रताप सिंह बारठ, तुम्हारी माँ रोती है, हम तुम्हारी माँ से मिलके आए हैं, वो बहुत रोती है, और तुम अगर हमारे को नाम बता दोगे तुम्हारे साथियों का, अन्य क्रांतिकारियों का, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम अपनी माँ के पास चले जाना। तो क्या कहा प्रताप सिंह बाठ ने कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, लेकिन मैं और हजारों माओं के रोने का कारण जो है वो नहीं बन सकता, अर्थात मैं अपने साथियों का नाम नहीं बता सकता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, दिल्ली में वॉइसरॉय लॉर्ड हॉर्डिंग्स के जुलूस पर बम फेंका था जोरावर सिंह बारठ ने। और अमरचंद विरागी के रूप में कौन क्रांतिकारी जाना जाता है? जोरावर सिंह बारठ। और चापेकर बंधुओं द्वारा किस अंग्रेज की हत्या की गई थी? प्लेग कमिश्नर की हत्या जो है की गई थी। आजादी के बाद की भारत हमें नहीं पढ़नी है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बस इतना ही पढ़ना है हमें। आजादी के बाद क्या हुआ वो हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये हो गई आपकी क्लास 8 पूरी, और इसकी पीडीएफ अभी आपको अगले 10 से 15 मिनट में जो है वो हमारे टेलीग्राम पे आसानी से जो है वो मिल जाएगी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करें। और 4 बजे आपसे मुलाकात होगी जहां हम रीट की मुख्य परीक्षा के लिए, अगर